हाँ बच्चों, ये आज का लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्रिया के बारे में पूरी जानकारी है। और वर्ब बिना कोई वाक्य नहीं बनता, और एक वर्ब अपने आप में एक वाक्य होता है। वर्ब की पूरी जानकारी ही आपको ग्रामर में या अनुवाद करने में सहायता करेगी, इसलिए यह लेसन सबसे ज्यादा महत्व वाली है। और इस तरह से हमने लिखा कि वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, इट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। नाउ लेट अस बी क्लियर हो जाए कि वर्ब यहाँ से चल रहा है। देख रहे हैं कि वर्ब का एक अर्थ क्रिया है, तो क्रिया का दो प्रकार है। यह इसका मुख्य वर्गीकरण में हम लोग पढ़ रहे हैं इसको कि दो ही प्रकार पढ़ें, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। क्योंकि बहुत सारा वर्गीकरण है इसका, लेकिन उन वर्गीकरण को जानने से हमारा कोई लाभ खास नहीं होता। लेकिन इसको आप समझिए और बाकी आगे बढ़ते जाइए। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, पहला यहाँ है और दूसरा यहाँ है आपका, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक, फाइनाइट वर्ब के बारे में क्या कहा गया है वो यहाँ बहुत क्लियर हमने लिखा है। ऐसे वर्ब या क्रिया जो सब्जेक्ट यानी कर्ता से ठीक पहले या बाद में ही होते हैं, यानी ये और कहीं जगह नहीं होते वाक्य में, या तो ठीक पहले होंगे या बाद में होंगे। ये हमने बताया कि भाई यहाँ हम कैसे उसको वर्ब तक पकड़ें या सब्जेक्ट तक पहुंचे किसी वाक्य में। ध्यान दिया एग्जाम्पल में, दिस इज एन एग्जाम्पल। राम गोज, राम जाता है। रानी शुड रीड, रानी को पढ़ना चाहिए। हमने मात्र दो एग्जाम्पल लिया है। अब गोज यहाँ फाइनाइट वर्ब है आपका, और इसमें है शुड रीड, ये दोनों फाइनाइट वर्ब हुए, इसलिए कि गोज वर्बन वाले टेंस में कहा है, और ये शुड रीड जो है सहायक क्रिया में कहा है, जो आगे हम और समझेंगे। अब कहने की शेष जरूरत यह है कि दोनों में फाइनाइट वर्ब अंडरलाइन किया हुआ है। समझिए, राम गोज को ध्यान देने वाली चीज है कि राम गोज को गोज राम भी लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। यह वाक्य भी सही है। अंग्रेजी किताबों में ऐसे वाक्य लिखे गए हैं जिनमें वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में। वहां सोचने समझने में कंफ्यूजन होती है, इसलिए हमने बच्चों को यहाँ बता दिया कि भाई आप राम गोज को गोज राम भी लिख सकते हैं, और उसका अर्थ आएगा, और वही अर्थ आएगा जो राम गोज का होगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझें। फाइनाइट वर्ब का खेल है थोड़ा ही, लेकिन बहुत अजीबोगरीब है, और उसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ आते हैं कि फाइनाइट वर्ब के प्रकार कौन कौन से हैं। तो फाइनाइट वर्ब के प्रकार भाई कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ है, तो यहाँ देखिए। सबसे पहले सहायक क्रिया है जो 24 होती हैं। तो 24 होती हैं, तो 24 में कौन कौन है, तो ऑक्सिलियरीज हैं 11, इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, 11 हो गई है। उसके बाद मॉडल्स भी सारी 13 इसमें आ जाती हैं। कैन, मे, कुड, माइट, कैन, मे, विल, शैल, कुड, माइट, है ना। वुड, शुड भी ऐड कर लीजिए, यहाँ नहीं है, वुड है और शुड है, ठीक है। यूज्ड, नीड, डेयर, ऑट, मस्ट, यानी ये 13 हो गए। 13 और 11 दोनों मिलकर के 24 होती हैं। और सहायक क्रियाएं इतनी बेस हैं, ये अंग्रेजी के ये बेस हैं, एकदम नीचे में, सबसे नीचे ये मकान बनाता है। ये 24 को मतलब 24 जो भी वर्ब मतलब हैं, ये सहायक क्रियाएं। अब ध्यान दीजिए कि इन्हीं फाइनाइट वर्ब में ये पहला था और ये दूसरा हम बता रहे हैं टेंस में। टेंस में याद करेंगे, ध्यान देंगे कि सारे टेंसों में इन सहायक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है, लेकिन दो टेंस में नहीं होता है। तब भाई आप टेंस के वाक्य को पकड़ सकते हैं बगैर टेंस को पढ़े हुए, और टेंस के पूरे सेंटेंस को पकड़ सकते हैं। कैसे, तो आप इन सहायक क्रियाओं को जानते हैं तो आप पकड़ सकते हैं। क्या समझे। अब समझना यह है कि हम कैसे पकड़ेंगे, तो वो हम अभी आगे बताएंगे कि हाउ टू फाइंड सब्जेक्ट, हाउ टू फाइंड वर्ब। इसमें हम अभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएं और फाइनाइट वर्ब का पता कैसे लगाएं।
एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट देंगे उसका हम। लेकिन यहाँ देखिए कि टेंस में 2 टेंसों में वर्ब का पता ऐसे नहीं चलेगा बिना जानकारी के। वो पता कैसे चलेगा? तो जिस बच्चों के पास वर्ब वन के साथ एस और ईएस का प्रयोग और वर्ब टू, ये जितनी ज्यादा संख्या में किसी बच्चे के पास होगी, इसका मतलब है कि उसके पास उतनी ज्यादा फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इनकी संख्या असीमित है। ये जो 3 वर्ब जो हमने नीचे लिखे हैं, ये संख्या में 3 है, इनकी संख्या असीमित है, सीमा में नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में ये सैकड़ों की तादाद में घूम रहे हैं। संख्या इनकी असीमित है। वर्ब वन में उदाहरण ले लीजिए यदि, तो गो है, गोज है कि नहीं, बहुत सारा है। गो है, गोज है, कम्स है, रीड्स है, राइट है, प्ले है, ईट है, सिट है ना, वीप है। तो सैकड़ों की संख्या में है और उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन ये भी फाइनाइट वर्ब होते हैं। अब फाइनाइट वर्ब का अंतिम टोटल हम आपको बताएंगे कि फाइनाइट वर्ब का अंतिम टोटल कितना है, उस पर ध्यान दीजिए कि फाइनाइट वर्ब अंतिम रूप से कितने हैं। तो उसमें है कि नहीं, 24 को हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ा, 24 को हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ा, और 24 के अलावा 3 वर्ब और पढ़ा आपने, वर्ब वन, वर्ब टू और वर्ब वन प्लस एसीएस। टेंस में ये आते हैं। ये दरअसल सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, इसमें वर्ब वन प्लस एसीएस का प्रयोग, वर्ब टू का प्रयोग। अब टोटल फाइनाइट वर्ब कितने हो गए आपके पास, ये भी तो जानना जरूरी है। टोटल फाइनाइट वर्ब, टोटल फाइनाइट वर्ब आपके पास 24 हेल्पिंग वर्ब प्लस 3 ऊपर वाले 27 हैं। 27 फाइनाइट वर्ब को आप नियंत्रित कर लेंगे तो आपने अंग्रेजी सीख लिया, वाक्य बनाना भी सीख लिया, सब्जेक्ट का पता लगाना भी सीख लिया, वर्बों के साथ व्यवहार करना भी सीख लिया। तो ये 27 फाइनाइट वर्ब आर वेरी कॉस्टली, बहुत कीमती हैं। अब हम कहीं ना कहीं इन फाइनाइट वर्ब को लेकर के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और उसके बारे में हम बताएंगे कि भाई कैसे हमने सीखा और इनसे हम कैसे पता करेंगे आगे किसी चीज को। तो उसके बारे में हम अभी जानकारी देंगे और बहुत अच्छी जानकारी देंगे कि ये 27 कहाँ आते हैं, कैसे होते हैं, उनकी लंबाई कितनी है, उनमें शब्द कितने होते हैं, है ना। फाइनाइट वर्ब के बारे में जानकारी पूरी चाहिए अभी आपको, अधूरी जानकारी बिल्कुल ना लें, इसलिए कि पूरी जानकारी से ही आप कामयाब होंगे। भाई हमने कहा, जैसे एग्जाम्पल यहां हम देते हैं एक फाइनाइट वर्ब का, कि इज एक फाइनाइट वर्ब है कि नहीं। एग्जाम्पल में ऐसे ना लें, एग्जाम्पल में आप लें फुल लाइन, ही इज गोइंग। लेट मी राइट समथिंग, हाउ टू फाइंड, फाइंड सब्जेक्ट and finite verb.
कैसे लगाएं? सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का पता कैसे लगाएं? इसकी जानकारी आपको ले लेनी ही है हर हाल में, और यही आपका काम करेगा, यही आपका काम करेगा, पूरी अंग्रेजी में काम करेगा, पूरी अंग्रेजी में। हाँ, इसको तो छोड़ना ही नहीं कहीं भी। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल वगैरह पर ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल पर पहला एग्जाम्पल हमने लिया, ही इज गोइंग टू मार्केट, दे कैन go home. He should have slept. Ram would have been ill. Sita may have fallen. अब दोस्तों ध्यान दीजिए कि मतलब फाइनाइट वर्ब इन सभी में है। फाइनाइट वर्ब के पहले शब्द का पता बड़ी आराम से चलता है, बड़ी आराम से चलता है, इसलिए कि वो 24 ही है। यहाँ 24 के अलावा 3 है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। तो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 वाले वाक्य कम है या ज्यादा है, लेकिन 27 को दिमाग में रखकर चलना है। 27 को अब जिस वर्ब में, अब वो तो नेचुरली पता पड़ जाता है ना, इसलिए कि जिस वाक्य में 24 हेल्प वर्ब नहीं होंगे, इज आर एम बाज बेर हैज हैव हैड डू डज डिड कैन मे कुड माइट विल शैल वुड शुड यूज्ड नीड डेयर ऑट मस्ट, इनमें से नहीं होंगे, तो इसका मतलब है कि वो वर्ब 1 या वर्ब 1 प्लस एस या वर्ब 2 ही होगा। 3 में से खोजना है, एकदम तय है, कोई इसमें शंका नहीं करना है कि इज आर एम बाज बेर हैज हैव हैड डू डज डिड कैन मे कुड माइट विल शैल वुड शुड यूज्ड नीड डेयर ऑट मस्ट, इनमें से यदि नहीं है किसी वाक्य में, इसका मतलब है कि भाई गो जैसा होगा या गोज जैसा होगा या वेंट जैसा होगा, लेकिन होगा जरूर। 27 में से होना तय है, बगैर उसके कोई वाक्य नहीं बन सकता। दैट इज वेरी क्लियर, ये बहुत क्लियर है। अब यहां ध्यान दें, अब यहां ध्यान दें कि इसमें हमने 5 वाक्य लिखा है। 5 वाक्य में हम फाइनाइट वर्ब को कैसे क्लियर कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि इसमें हमने पहला वाक्य जो पढ़ा है, पहला शब्द जो पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब वाला, वो ले लीजिए। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहला है इज, इसमें है कैन, इसमें है शुड, इसमें है वुड, इसमें है मे, और ये सभी फाइनाइट वर्ब है, इसलिए कि भाई 24 में से आ रहे हैं। एकदम क्लियर है। प्रैक्टिकली हमको जाना है, थ्योरेटिकली हम समझें या ना समझें, भाई किसी चीज का सिद्धांत या नियम हम समझें या ना समझें, लेकिन व्यवहार जरूर समझें कि एक वाक्य है 5 और इसमें हमको छांटना था क्या, फाइनाइट वर्ब, और छांटना सब्जेक्ट भी है और फाइनाइट वर्ब भी है। तो फाइनाइट वर्ब हमको मालूम है कि 24 है, 24 के यदि वो 24 नहीं होगा तो फिर वो 3 में से होगा। अब 24 यहाँ 5 में 24 है, इज है, कैन है, शुड है, वुड है, मे है। अब देखिए कि पूरा फाइनाइट वर्ब लेने के लिए आपको आगे भी बढ़ना पड़ेगा, यहां तक। पूरा फाइनाइट वर्ब करने के लिए यहां तक आना पड़ेगा, पूरा फाइनाइट वर्ब लेने के लिए इसमें यहां तक आना पड़ेगा, पूरा फाइनाइट वर्ब लेने के लिए यहां तक आना पड़ेगा, पूरा फाइनाइट वर्ब लेने के लिए यहां तक आना पड़ेगा। अब देखिए फाइनाइट वर्ब की लंबाई बढ़ गई, फाइनाइट वर्ब की लंबाई बढ़ गई, इसलिए कि ये गोइंग इज के कारण आया है, ये गो जो है कैन के कारण आया है, ये हैव और स्लेप्ट जो है वुड के शुड के कारण आया है, ये हैव बीन वुड के साथ है इसके कारण आया है, ये फॉलन या हैव मे के कारण आया है। इसलिए हमको पूरा फाइनाइट वर्ब को अंडरलाइन करना है, समझना है कि इसमें इस वाक्य में इतना बड़ा फाइनाइट वर्ब है, तभी हम उसको ग्रामर में व्यवहार कर पाएंगे।
वरना अधूरा रह जाएगा ज्ञान। अब आगे देखिए कि भाई ऐसा वाक्य जिसमें फाइनाइट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो वो ऐसा भी वाक्य है। सी लव्स प्लेइंग, वह खेलना पसंद करती है, तो इसमें लव्स है फाइनाइट वर्ब, इसमें लव्स है फाइनाइट वर्ब। चलिए प्लेइंग की जगह दूसरा शब्द कोई ले लेते हैं। प्लेइंग की जगह हम ले लेते हैं ही लव्स बिस्किट्स। ही है ना, सी लव्स बिस्किट्स, है ना, उसे बिस्किट से प्रेम है। अब ध्यान दें कि इसमें वर्ब वन और एसीएस का प्रयोग किया गया है, क्या समझे? तो इस तरह से फाइनाइट वर्ब जो आपका है। अब रहा सब्जेक्ट की बात, तो देखिए कि इन फाइनाइट वर्ब से पहले सब में सब्जेक्ट है, सब में है। ही है, दे है, ही है, राम है, यहाँ सीता है, यहाँ सी है, एकदम क्लियर है। लेकिन फाइनाइट वर्ब का भूल ना करें, पता लगाने के लिए हम सहारा लेते हैं किस चीज का? भाई उस चीज का सहारा लेते हैं आपका 24 गो हेल्पिंग वर्ब का और 3 गो इसका जो ऊपर लिखा है अभी यहाँ सामने में, तो 24 और 3 27 का सहारा हमने लिया और उस सहारे से पूरा फाइनाइट वर्ब खोज लिया, एकदम क्लियर कट खोज लिया। क्योंकि फाइनाइट वर्ब में कोई नाउन नहीं आता, कोई एडजेक्टिव नहीं आता, कोई एडवर्ब नहीं आता। बात को समझ लीजिए, जब आता है तो वर्ब ही आएगा। और जैसे ही उसको हम पूरा खोजने में सफल हो गए, इसका मतलब हमको सब्जेक्ट मालूम हो गया। और जैसे ही ये दोनों चीज मालूम हो गया, तो आप ग्रामर का सारा लेसन क्लियर कर सकते हैं। और इसलिए हम इसकी विशेषताएं लिखेंगे कि आज फाइनाइट वर्ब की विशेषताएं। चलिए लिखिए और उसको जरा ध्यान से लिखिए कि फाइनाइट वर्ब की विशेषताएं हैं क्या। इस वर्ब की विशेषताएं बहुत सामान्य है और सामान्य नहीं है, इसे ध्यान देना है। कोई भी फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब 27 में से किसी एक शब्द से शुरू होता है। कोई भी फाइनाइट वर्ब 27 में से किसी एक शब्द से शुरू होता है। दूसरा ध्यान दीजिए, यह तय है, ये सब्जेक्ट के बाद या पहले होगी, ये भी तय है। यह सब्जेक्ट के बाद या पहले ही होगी। तीसरा, एक सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होता है।
चौथा, एक्टिव पैसिव, इनडायरेक्ट, क्वेश्चन टैग, इम्फैटिक, और अन्य ग्रामर को हल करने के लिए फाइनाइट वर्ब की जानकारी अति आवश्यक है। ये बात लिखने वाली नहीं है, समझने वाली है। चुटकी में आप हल कर सकते हैं। इन ग्रामरों को आप चुटकी में हल करेंगे। कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए कि आपको सब्जेक्ट मालूम हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब मालूम हो जाएगा, तो आप उन दोनों का संबंध आपको पता चल जाएगा। सीधी सी बात है कि राम जो है ईज से पहले आ रहा है, तो राम एक लड़का है, तो ईज जो है एक वचन के लिए लगता है, तो आपने दोनों का संबंध देख लिया, वहां आर नहीं लिख सकते। इसी तरह से यदि ही है या सी है या इट है, तो उसके लिए आप मतलब सिंगुलर ही लेंगे क्रिया को। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी बहुत क्लियर हो जाएगी यदि आपको मालूम है कि फाइनाइट वर्ब यही है और सब्जेक्ट भी यही है, तो आप उसका व्यवहार सही सही कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इन विशेषताओं को भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहाँ? फाइनाइट वर्ब के अंदर। अब इसके बाद पांचवा इसका आधार समझ लीजिए, पांचवा भी बात को क्लियर कर लीजिए। पांचवी विशेषता नहीं है, अनुवाद में अनुवाद से छोटे छोटे वाक्य बनाना, छोटे छोटे वाक्य बनाना फाइनाइट वर्ब के द्वारा आसान हो जाता है। छठा, हम आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। शुद्ध अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो फाइनाइट वर्ब की फायदे ही फायदे हैं, एक फायदा नहीं है, दसों फायदा है। और इसलिए फाइनाइट वर्ब को हम बार बार समझाते रहेंगे। फिर से सुने इसका निचोड़ सुनिए कि फाइनाइट वर्ब 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उसके अलावा वर्बन जैसे गो हुआ, ईट हुआ, सिट हुआ, प्ले हुआ, कम हुआ, रीड हुआ, राइट हुआ, सैकड़ों हैं। तो ये सब वर्बन कहलाते हैं, वर्ब क्रिया के पहला रूप में आते हैं। ये भी फाइनाइट वर्ब हैं, तो एक ये जोड़ लीजिए तो 24 से 25। उसी वर्बन में एस और एस को जोड़ करके कम्स, सीट्स, रीड्स, प्लेज, तो ये हो गया 26। और इसी वर्बन का वर्ब टू जो होता है वो हो गया 27। यानी 27 फाइनाइट वर्ब है आपके। वाक्य में कहीं ना कहीं एक होगा, जिस वाक्य में 24 होगा उसमें वो 3 नहीं होगा, जिस वाक्य में 3 नहीं होगा उसमें 24 में से एक जरूर होगा। जैसे ही एक खोजेंगे उसके सहारे आगे बढ़ करके उसी वाक्य में फाइनाइट वर्ब को अंडरलाइन करना सीखेंगे पहले कि फाइनाइट वर्ब कितना बड़ा है या कितना छोटा है, क्योंकि यह एक शब्द का भी हो सकता है और 4 शब्द का भी हो सकता है। फाइनाइट वर्ब एक शब्द का भी हो सकता है, एक शब्द या 4 शब्दों का।
हो सकता है। अब जैसे उदाहरण में आपने देखा था, जो उदाहरण इससे पहले हमने लिखा, या इसी लिखे हुए उदाहरण पर आ जाइए, जो एक दो लिखे हुए हैं यहाँ पर, राम वुड हैव बीन, यहाँ देख लीजिए, राम वुड हैव बीन, है ना, इल, राम वुड हैव बीन इल, इसमें 1 2 3 शब्द हैं फाइनाइट वर्ब में, इसमें भी 3 शब्द हैं, जबकि नीचे वाले में एक ही शब्द है, लफ्ज। ध्यान दीजिए कि फाइनाइट वर्ब में एक शब्द भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये तय है कि हमको पहला फाइनाइट वर्ब का पहला शब्द खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और उसको खोजना पहचानना बहुत ही जरूरी है, एकदम इट इज वेरी क्लियर, है ना, देयर इज नो अदर वे, है ना, तो इसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। यदि खोजेंगे, आप समझेंगे एक बार, खोजेंगे एक बार, और इसको सीख लेंगे हमेशा के लिए। इसलिए जरूरी है कि हर चीज को सीखें, खोजें, और नहीं आप खोजेंगे तो फिर ये आपकी कमियां रह जाएंगी। और ये सीखने का सबसे आसान और सबसे शॉर्टकट तरीका है अंग्रेजी के अंदर, और वही मैं पढ़ाता हूँ शॉर्टकट, कि भाई 3 शब्दों का है, इसमें भी 3 शब्दों का है, इसमें एक ही शब्द का है फाइनाइट वर्ब, तो वो कोई मायने नहीं रखता कि भाई कितने शब्द का ये चीज होना चाहिए, दैट डजंट मीन, है ना, वो माने नहीं रखता कितने शब्द का होना चाहिए। इसलिए ध्यान दीजिए इन चीजों को, चीजें छोटी जरूर होती हैं लेकिन वो बहुत गंभीर होती हैं।